आप देख रहे हैं फिलो स्टडी। अब सफलता हुई निश्चित। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं फिलो स्टडी के एनसीईआरटी श्रृंखला में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसा एनसीईआरटी पढ़कर, क्योंकि मैं इसको स्पेशल तरीके से डिजाइन किया हूं एनसीईआरटी श्रृंखला को। और आप शायद इसको पढ़ने के बाद फील कीजिएगा कि सच में एनसीईआरटी ऐसा ही पढ़ा जाता है। मैं कोई यहाँ पर बकवास नहीं करने वाला हूँ, और ना किसी तरह से ऐसा कि आपको प्रिंटिंग करके रखा हुआ है। ये मेरा मेहनत है खुद का, ताकि आप देख भी सकते हैं, पढ़ने के बाद आपको फील हो जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ के, ऐसा फील हो जाएगा आपको। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो और इस श्रृंखला में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। इसको पूरी कंसेप्ट और एक्सप्लेन के साथ कंप्लीट करेंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठें तो आप आत्मविश्वास के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा एक इंट्रो वीडियो गया है, उसको आप देख लें। इसी एनसीईआरटी श्रृंखला का वीडियो है, ताकि आपको और पता चले कि मतलब कैसे समझा जाए इतिहास को, एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस हमने इंट्रो वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास बिना ज़्यादा बात किए हुए। और हम लोग का टॉपिक का जो नाम है वो है पहला चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का, जिसका नाम है क्या, कब और कैसे। इस बात को ध्यान समझिएगा कि हम 2-3 पॉइंट आपको पहले बता दें कि मेरा ऐसा लाइन दिया हुआ है, ये लाइन आपको जहाँ भी दिखे समझ लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहाँ भी ऐसा लाइन आपको दिखे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और मैं ये पूरे बुक के कवर को, जैसे बुक नहीं, मान लीजिए पेज ही है, ये पूरे पेज को जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इस एक नए पेज को ऐड किया हूँ और इसी पेज में लगा के रखें। इसीलिए मैं बोला मेरा इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा पढ़ाने का यहाँ पर स्टाइल कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक रसीदा नाम की लड़की है, और इसका सवाल है क्या है कि रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था 100 साल पहले। 100 साल पहले, तो वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। तो इसीलिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। किसको जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। साथ ही ये भी जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था। तो पिछले साल क्या हुआ था ये भी जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे उस समय की स्मृति हो, यानी याद हो कि उस समय क्या हुआ था, साल और पहले बताए। जैसे मैं ये बोलूँ कि आप पिछले साल होली में कहाँ थे, तो शायद आपको नहीं पता हुआ, तो पापा मम्मी से पूछें, ब्रदर से पूछें, तो आपको फील हो जाएगा कि आप कहाँ थे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, यानी 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, तो कैसे पता लगाएं। तो आइए हम लोग अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं इसको जानते हैं। तो अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो ये देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, फिर उससे आपको सारे जीएस पोर्शन से छुटकारा मिल जाएगा, सारे किताबों से। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो। पिछले साल जानने के लिए आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, लेकिन बाद में जानने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसी के लिए हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं हम। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। पहला पॉइंट, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये सब जाना जा सकता है। हम आखेटक का मतलब होता है शिकारी लोग जो शिकार करते थे, तो उसको आखेटक कहते हैं। पशुपाल को, यानी जो पशु पालते थे उसको, कृषि को, किसान को, शासक राजा को, व्यापारी जो व्यापार करते थे, पुरोहित जो बड़े लोग होते थे, शिल्पकार जो कलाकारी करते थे, घर बनाना, दरवाजा बनाना, इसको शिल्पकार कहते हैं। कलाकार
गीत संगीत, संगीतकार, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं? तो इतनी सारी चीज़ें जान सकती हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब सारी चीज़ें जान सकते हैं हम अतीत के बारे में। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दें कि इसका पीडीएफ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम या इसमें लिंक दिया होगा जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवीजन के लिए अपना एक हथियार बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग जाने कैसे पता लगाएं। दूसरा पॉइंट अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो बहुत चीज़ें जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं पॉइंट, लोग कहाँ रहते थे। ये पॉइंट देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। ये देखिए इसमें दिया हुआ है लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एक बात की है जिक्र नदी का, नर्मदा नदी। एक मानचित्र दिया है, चित्र नंबर 1, उस पर चलेंगे हम लोग कुछ देर बाद। यहाँ पर देखिए कह रहा है कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ये क्या करते थे कि आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास के जंगल था, वहाँ की जितनी भी संपदा थी उससे परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते। संग्रह का मतलब बटोरना, यानी बटोरना, स्टोर करना, है ना। वे जानवरों का आखेट करते थे। आखेट मतलब शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे। जो लोग नर्मदा नदी के पास रहते थे ये जानवरों का शिकार भी करते थे और संग्राहक थे। तो इतनी पॉइंट आप समझें कि लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के पास में रहते थे। ठीक है, अब आते हैं जो मेरा न्यू पेज है, यही समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इतनी चीज़ें आप जो पढ़ें इसका पूरे के पूरे, आप लीवर कह लो, किडनी कह लो, जो भी कह लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कर लो, बिल्कुल यही है। अब देखते हैं कैसे भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रसीदा का सवाल। रसीदा का सवाल क्या था कि 100 साल पहले क्या हुआ था। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहली बात ये है कि सर पता लगाएंगे रेडियो सुनकर। जब रेडियो सुनेंगे तो पता लग जाएगा कि कैसे पता लगाएं क्या हुआ था। तो रेडियो सुनकर, न्यूज़पेपर पढ़कर क्या पता लगेगा? तो हमको पता लगेगा कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था ये पता लगेगा रेडियो सुनकर और न्यूज़पेपर पढ़कर। जबकि 1 साल पहले क्या हुआ था, जबकि अगर पता लगाना हो कि 1 साल पहले क्या हुआ था तो इसके लिए लोगों की स्मृति से हमको पता लगेगा। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे पता लगेगा? तो अभी हम लोग को पता करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कैसे पता लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कल क्या हुआ था ये पता लगाएंगे, 1 साल पहले क्या हुआ था ये हम लोग स्मृति से पता लगाएंगे, बहुत साल पहले क्या हुआ था ये इतिहास से पता लगाएंगे। ये याद रखिए, इसको हम किस चीज़ से पता लगाएंगे? हिस्ट्री से पता लगाएंगे कि लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, यही तो हमको इतिहास बताता है। नेक्स्ट देखते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बहुत कुछ जाना जा सकता है अतीत के बारे में। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, यहाँ पॉइंट लिखा होगा। जैसे में क्या क्या जाना सकता है कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, है ना। बच्चे कैसा खेल खेलते थे ये भी जान सकते हैं। बच्चे कैसे कहानियाँ सुनते थे ये भी जान सकते हैं। कैसे गीत गाते थे, वहाँ उस समय के लोग क्या गीत गाते थे वो भी जान सकते हैं। अन्य लोगों की जीवनी के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे पशुपालक, शिल्पकार, वैज्ञानिक, ये सब कैसे मतलब यूज करते थे अपने जीवन को, कैसे न्यूट्रलाइज करते थे अपने लाइफ को, उसको भी हम अच्छे से जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सारे उस पेज का, ये जो पेज आप पढ़े हैं ये पेज का कंक्लूजन है ये सब के सब। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, हमने जस्ट बताया था कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे। तो इस पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं कि लोग नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, यानी नर्मदा नदी के पास रहते थे लोग। जिसमें से हम बात करेंगे तो ये लोग कुशल संग्राहक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकार भी करते थे, ये बात ध्यान रखिए, आखेटक थे उस समय के लोग। और मैप में देखिएगा तो आपको नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में उपस्थित मिलेगा, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कहाँ स्थित है नर्मदा नदी, तो मध्य प्रदेश में। तो इतना याद रखिएगा लोग कहाँ रहते थे। पहला नर्मदा नदी, कुशल संग्राहक थे, शिकार करते थे, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आइए नेक्स्ट पेज को चलते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में हम पता करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये रहा मैप आपका। इस मैप में अगर बात करें तो एक कुछ हुआ, इस मैप को देखते हैं। तो इस मैप में खुद से स्क्रीनशॉट लिया आ रहा है। चलिए देखते हैं, इस मैप में क्या है कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत को आप देख रहे होंगे, भारत का मैप है ऐसा कुछ। ये अखंड भारत था उस समय, ठीक है, ये भारत अखंड था, पूरे भारत यहाँ तक विकसित है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पूरे भारत ही था, ये अखंड भारत था, ठीक है। ये म्यांमार वाला सब हिस्सा है। तो अब इसमें देखते हैं कि आप पता लगाएं यहाँ पे कि कौन कहाँ है। तो नर्मदा नदी कहाँ है, तो ये रहा नर्मदा नदी, यहाँ देखना, ये नर्मदा नदी है, यहीं पर सबसे पहले लोग यहीं रहते थे, ठीक है। ये नर्मदा नदी है, ये विंध्य पहाड़िया है, याद रखिएगा क्योंकि इस सबका नाम आने वाला है। तो याद रखिएगा कहाँ है, विंध्य पहाड़िया है। यहाँ पर सुलेमान है जो पाकिस्तान में है वर्तमान, एक किरथर की पहाड़िया है, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़िया है दोनों। यहाँ पर गारो पहाड़िया है, याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा पहाड़िया है, गारो की पहाड़िया है। ये अरब सागर है, ये लक्षद्वीप है, यहाँ आपको अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर बात करेंगे एक गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी का सहायक नदी यमुना यहीं पर है, और सोन भी यहीं है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना और सोन दोनों है, ठीक है। ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी में यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास, ब्यास और सतलज है, ठीक है। तो आइए हम लोग मैप से थोड़ा सा परिचित हो गए। ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पर आपको पूर्वी घाट है, ये गोदावरी नदी है, ये दक्कन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक के तरफ कि आखिर टॉपिक में है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से आप, कि उत्तर पश्चिम सुलेमान, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है मेनली, ये वाला पॉइंट का उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो इसके बीच वाले भाग को उत्तर पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ कह रहा है। तो हमने तो पता लगा लिया है पाकिस्तान में वर्तमान, ठीक है। इसी से क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो पहले सबसे पहला खेती क्या चीज का हुआ था, गेहूं और जौ, कब हुआ था, 8000 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास हुआ था। फसलों को उपजाना आरंभ किया था उन्होंने, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। तो पशु का पालतू बनाना भी यहीं से शुरुआत हुआ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हुआ इसके बारे में, सुलेमान और किरथर के बारे में, ठीक है, कि यहाँ के लोग सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था और पालतू जानवरों को बनाना शुरू किया था। बात करेंगे उत्तर पूर्व गारो क्षेत्र में, गारो की पहाड़ी अभी हम जस्ट दिखाए थे, मेघालय में है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी भी दिखाए थे आपको। तो इसमें क्या हुआ था ये पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया, कहाँ पे, तो विंध्य के उत्तर वाले क्षेत्र में चावल सबसे पहले उपजाया गया था, विंध्य वाले के ऊपर वाले क्षेत्र में चावल सबसे पहले उपजाया गया था। तो आइए हम लोग अपना की पॉइंट को देखते हैं। एक की पॉइंट आपका पूरा कंफ्यूजन
दूर कर देगा और आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में क्या था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों का प्रारंभ हुआ था उपजाना। पशु को पालतू बनाना यहीं पर शुरुआत हुआ था। लोग गांव में रहते थे। यहाँ के जो लोग थे ये कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे। और 8000 साल पहले गेहूं जौ पशु और पालतू बनाना। ठीक है, पूरे याद करते चलना है आप। नेक्स्ट देखो, उत्तर पूर्व, यहाँ पर है उत्तर पूर्व ए। उत्तर पूर्व में क्या है, तो गारो की पहाड़ियाँ है। यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था आपको जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले अगर बात करें कृषि का विकास, तो गारो की पहाड़ियों में ही हुआ। गारो की पहाड़ियों में ही आपका कृषि का विकास हुआ। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मध्य की बात करेंगे, मध्य भारत में क्या हुआ था, तो मध्य बिंद का क्षेत्र था मध्य में। इसमें क्या हुआ था, सर्वप्रथम चावल का खेती इसी क्षेत्र में होना आरंभ हुआ। तो इतनी सारी पॉइंट है कि उत्तर पूर्व में क्या हुआ था, गारो की पहाड़ियाँ में कृषि का विकास हुआ था, जबकि मध्य भारत में यानी मध्य बिंद क्षेत्र में क्या हुआ था, चावल की खेती हुआ था। जबकि अगर बात करेंगे हम कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में क्या हुआ था, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दें, हमारा इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। आप इसको अगर नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल आप देखें। टॉप 10 करंट अफेयर का सीरीज चलता है, जिसको आप जब भी आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। और इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध रहता है। तो आप इस करंट अफेयर के डेली सीरीज को ना छोड़ें, आप इसको देखें, बहुत यूजफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। तो अभी हम लोग जस्ट सिंधु क्षेत्र देखे हुए थे। तो कह रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। कह रहा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसको हम सहायक नदी कहते हैं। जैसे में गंगा का सहायक नदी कौन है, गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना। इतना क्या सोचना है, यमुना। गंगा की सहायक नदी यमुना है, यमुना है, सोन है, ये सब सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 47 है, 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। तो ध्यान रखिए, शुरुआत में नगरों के विकास अगर कहें, विकास नहीं यानी नगर बनना चालू हुआ, तो वो कहाँ बनना चालू हुआ, तो वो बनना चालू हुआ आपको कहाँ पे, सिंधु नदी के सहायक नदियों के पास। गंगा की बात करेंगे तो गंगा ये गंगा एवं इसकी सहायक नदी जो है, इसके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। जब बात करेंगे हम किसका, सिंधु का, तो यहाँ पर 4700 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा के पास नगरों का विकास कहेंगे तो एक कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। एक गंगा के लिए था और उसके सहायक नदियों 2500 वर्ष पूर्व, जबकि 4700 वर्ष पूर्व किसके लिए था, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास में नगरों का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाएं। तो हम लोग पता लगा चुके हैं मैप में, नहीं देखें तो फिर से स्लाइड करके देख लें। यहाँ कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से गंगा किनारे एक क्षेत्र था, मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, आप सुने भी होंगे, बिम्बसार, अजातशत्रु, सब यही मगध का ही राजा थे। ठीक है, फिर वो पाटलिपुत्र आ गया तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य सब मगध में हुए। और उन्हें एक विशाल राज्य, जब शक्तिशाली राजा थे तो विशाल राज्य की भी स्थापना किए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मगध ही था, उस समय देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मगध तो था ही था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अलग अलग देश के हिस्सों में बनाए गए थे और स्थापित किए गए थे। अगर बात करेंगे यहाँ पर और आगे चलने से पहले ये पॉइंट को आप देखें, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला
मानचित्र फर्स्ट का ही कुछ पॉइंट है। इस पॉइंट में आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एशिया दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया में वर्तमान में बात करेंगे। दक्षिण एशिया में, एशिया महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो उसका अगर बात करेंगे, मान लीजिए एशिया महाद्वीप हुआ, तो इसका दक्षिण यानी साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो आधुनिक भारत जो अभी है ये दक्षिण एशिया में आता है, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया में आता है, बांग्लादेश भी दक्षिण एशिया में आता है, नेपाल भी दक्षिण एशिया में आता है, भूटान भी आता है और अंततः श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का भाग है। लेकिन अगर पड़ोसी देश की बात करेंगे और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं, तो ये पड़ोसी देश हैं, जबकि आपको दक्षिण एशिया वाले देश हम बता दिए। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। सिंपल सी बात है, एशिया महाद्वीप है, अगर दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा दक्षिण में आएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल पूरे एशिया से छोटा ही छोटा होगा, इसका हाफ होगा, 1/2 भाग होगा। तो दक्षिण एशिया, यहाँ कह रहा है दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्राय उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप का यहाँ पर डिफिनेशन बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एशिया है, ये पहाड़, समुद्र और पर्वतों से बटा हुआ है, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे उपमहाद्वीप, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें पॉइंट में, ये पॉइंट है क्या। आप याद रखिएगा, ऐसा एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं कि आपको दोबारा से फिर हम लोग न्यू पेज को ही पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में। बस लॉन्ग है तो लॉन्ग वीडियो होने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसको, ये वाला पॉइंट। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा के लिए असंभव नहीं थी। यानी उनके जो यात्रा होती थी उसके लिए असंभव नहीं था, पर्वत हो या पहाड़ हो या रेगिस्तान हो, समुद्र हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो एक महाद्वीप के अलग अलग हिस्से में, उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्से में वो यात्रा करते रहते थे। अंततः कभी लोग काम की तलाश में, अच्छी यात्रा क्यों करते थे? तो काम के तलाश में। कभी कभी ऐसा होता था डिजास्टर हो जाता था, जैसे में प्राकृतिक आपदाएं हो जाती थी, नेचुरल डिजास्टर, उसके कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिलों में तो कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु भी जाते थे। ऐसा क्यों? तो लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे धार्मिक गुरु। एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। क्यों भाई? क्योंकि वो उनको धर्म का प्रचार भी करना होता होगा, चाहे शिक्षा सलाह देने के लिए जाया करते होंगे। रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। लोग ऐसे भी थे जो अलग अलग स्थानों की खोज करने के लिए यात्रा अपना करते थे। तो इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट में है, अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन जानने का आपको मिलता है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तब भी आपको रहन सहन जानने को मिलेगा। तो यात्रा का ये भी एक फायदा है कि आप दूसरे के विचार जानने के आपको बिल्कुल मिलता है। तो आइए हम लोग अपने जो पेज है, न्यू पेज, उसमें चलते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहली बात, एक बार फिर से मानचित्र को आप देखें। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। जस्ट हम लोग पढ़े थे कि यही वजह है प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करने का। तो जिस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करने का क्या वजह है? तो एक है पहाड़ी, पर्वत और समुद्र। हालांकि
लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ भी लोग यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। जो उपमहाद्वीप है उसके बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर वो रहने लगे। लोगों को इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। संस्कृति और परंपराओं का समृद्ध करने का एक ऐसा भी भाग रहा कि उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहाँ पर बस गए और उनका जो संस्कृति था वो यहाँ भी आकर अपना डोनेट किए संस्कृति को, अपने संस्कृति को यहाँ आचार प्रचार किए, तो संस्कृति की विविधता और बढ़ गई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का जो न्यू पेज है। ठीक है, ये देखिए इसमें है पूरा बारीकी से मैंने आपको डिजाइन किया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको देखकर और पढ़कर भी। देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है नदियाँ। नदियाँ में क्या है, तो हम पहला देख रहे हैं सिंधु और उसके सहायक नदी। यहाँ पर क्या हुआ था सिंधु और सहायक नदी के पास, तो क्या क्या हुआ था, तो सहायक नदी सबसे पहली बात यह है कि सहायक नदी वैसी नदी जो बड़ी नदियों में मिल जाए उसको हम सहायक नदी कहते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, तो यहाँ पर हुआ था कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर यहीं पर फले फूले थे। यही काम हुआ था कहाँ पे, तो आपको हुआ था सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास। ठीक है, गंगा की बात करेंगे, गंगा एवं उसके सहायक नदी की बात करें कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, जबकि 4700 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ था, सिंधु और उस सिंधु के सहायक नदी के पास। गंगा और उसके सहायक नदी के पास कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। और दूसरी बात, प्राचीन काल में मगध नाम का स्थान इसी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे था, जहां पर मगध की अगर हम बात करें तो मगध की बात करें तो राजा यहाँ पर क्या थे, शक्तिशाली थे, विशाल यहाँ पर साम्राज्य था। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पर एक साम्राज्य था, अन्य क्षेत्रों में भी राज्य अपना स्थान मतलब स्थापना हो रही थी। अन्य क्षेत्र में भी विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की स्थापना उस समय चल रही थी। उसी में से एक राज्य था आपको मगध, जो एक विशाल राज्य था। ठीक है, और वहाँ के राजा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो ये वाली पॉइंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ उपमहाद्वीप। तो उपमहाद्वीप क्या थे इसको समझते हैं थोड़ा सा। आइए देखो, उपमहाद्वीप क्या था, तो कह रहा है पहाड़, समुद्र, पहाड़ियों से बटे हुए उपमहाद्वीप के हिस्सों को उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके किससे बटे हुए, तो पहाड़, समुद्र और पहाड़ियों से डिवीजन किया हुआ क्षेत्र को उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन से अभी वर्तमान में देश आते हैं, तो वर्तमान समय की बात करेंगे तो कौन कौन आता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये सब देश आते हैं दक्षिण एशिया में। मैंने बताया कि ये मान लो एशिया है, इस एशिया के अगर ये वाले भाग को ऊपर की तरफ देखें तो ये नॉर्थ एशिया हुआ, ये साउथ एशिया हुआ, तो यही साउथ एशिया में ये सब देश लगभग आते हैं। ठीक है, पड़ोसी देश की बात करेंगे तो पड़ोसी देश में आपको कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो एक है चीन, एक आपको चीन और ईरान है, चीन है और ईरान है, म्यांमार है, और एक लास्ट में कौन सा है आपका, अफगानिस्तान है। तो चीन, ईरान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब के सब कौन से देश हो जाएंगे, तो पड़ोसी देश हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ऐसे भी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलते चली जाएगी। तो आप इसका पीडीएफ के लेकर टेंशन न लें, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इच्छा कर तो आप लिख लें, बट लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाएं तो बेटर रहेगा। खैर मैं इतना बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको अभी ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है ए, देश का नाम है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं देश के नाम। इसमें क्या है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान को पता लगाओ।
लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है, ए नॉर्थ है, ठीक है, ए साउथ है, ए वेस्ट है, ए ईस्ट है। तो उत्तर पश्चिम ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। इसी साइड में ईरान है और यूनान है, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। क्या कहा? हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और ये जो नदी था सिंधु, उसके पूर्व में, पूर्व का मतलब ये वाला भाग में, ऐसे पूर्व वाले क्षेत्र में स्थित नदी को इन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। और एक बात याद रखिएगा, तो इसका मतलब एक बात पता चला कि इंडिया जो शब्द है ये किसने दिया? तो ईरानियों और यूनानियों ने। इंडिया जो शब्द है किसने दिया? ईरानी और यूनानियों ने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये वाले उत्तर पश्चिम, यानी ये वाला हम बता रहे हैं आपको, ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ। इस क्षेत्र में कुछ समूह रहता था, कुछ ग्रुप रहता था लोगों को, जिसका नाम होता था भरत ग्रुप था, ठीक है। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो सिंपल सी बात है, भरत जो कबीला है, जिसका कबीला कहते हैं, ग्रुप को कबीला कहते हैं, उसका जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उसका जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। वर्तमान समय में और बात करेंगे तो भरत कबीला के नाम से ही इसका प्रयोग देश के नाम पर पड़ने लगा, भारत, ठीक है। भारत जो पड़ा है भरत कबीला के नाम से ही पड़ा है। तो इतनी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई। तो भरत के नाम पे भारत पड़ा और ईरानियों ने इस सिंधु नदी की वजह से इसका नाम इंडिया दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, अतीत के बारे में। अतीत के बारे में कैसे जाने? आइए अतीत के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पांडुलिपियों को देखते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकें हैं। इसको ढूंढो और पढ़ो, पता लगेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा गया। जो किताब हाथ से लिखी गई थी उसको पांडुलिपि कहा गया, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से, किससे? मेनू से, ये बात को ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है, जिसका शब्द होता है, लैटिन शब्द होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। तो ये पांडुलिपि जो है, पांडुलिपि कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, भुर्ज नामक पेड़ से छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यही पांडुलिपि है। ये फिगर में ये पांडुलिपि का फिगर है, ठीक है। ये आपका पांडुलिपि है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो पांडुलिपि आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पांडुलिपि देख रहे हैं ये वाला पांडुलिपि, ये 1000 साल पहले लगभग लिखी गई है, ये वाला पांडुलिपि, ठीक है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अब भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो बना हुआ पांडुलिपि, यही आप देख सकते हैं कि भुर्ज के तार से बनी हुई है। तो पांडुलिपि में हमको क्या समझ में मेनली ये समझ में आया कि जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी शब्द से निकला हुआ पांडुलिपि, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट से,
जिसका अर्थ होता है मेनू, इसका मतलब होता है हाथ से निकला हुआ। ठीक है, ये कैसे बनता है? तो हिमालय क्षेत्र में कुछ पेड़ पाए जाते हैं, जैसे में भोज नामक पेड़ की छाल से बनता है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट रखिएगा याद, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने न्यू पेज में कि हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे कुछ पॉइंट आपको दिखा दें। सबसे पहले कि ये मान लीजिए कोई जगह है, इसके इस साइड को हम नॉर्थ कहते हैं, जिसको उत्तर हम कहते हैं। नीचे में हम लोग साउथ कहते हैं, जिसको हम दक्षिण कहते हैं। इस साइड वाले को हम वेस्ट कहते हैं, जिसको पश्चिम कहते हैं। इस साइड वाले को हम लोग ईस्ट कहते हैं, जिसको हम पूरब कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, ये उत्तर हुआ और ये हुआ पश्चिम हुआ, तो इसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। ठीक है, उत्तर और पश्चिम कहेंगे। और ये वाला उत्तर हुआ आपको, ये वाला आपका सॉरी ये हाँ ये उत्तर हुआ और ये वाला आपको पूरब हुआ, तो इसको उत्तर पूर्व कहते हैं। ठीक है, ये नीचे में देखिए इसको साउथ कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। और ये मान लीजिए ईस्ट हुआ, तो इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट बात बता रहे हैं यहाँ पर आपको कि ये वेस्ट हुआ, अगर ये आपको साउथ हुआ तो इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी पॉइंट को ध्यान रखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। ये लगभग डायरेक्शन आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या होता है। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब इसमें पूछेगा नॉर्थ और वेस्ट कौन सा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं। देश का नाम, तो देश का नाम कैसे पढ़ा? तो भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया है, दो नामों से हम अपने देश को जानते हैं, भारत या इंडिया। भारत या इंडिया के नाम से जानते हैं अपने देश को। इंडिया कैसे पढ़ा? तो इंडस शब्द से निकला, जिसका अर्थ सिंधु होता है। ये ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंडिया कहा। इंडिया किसने नाम दिया? तो ईरानी और यूनानी ने। इंडिया और ईरानी और यूनानी ने सिंधु के नाम पर इसको इंडिया नाम दिया। 2500 वर्ष पहले ईरानी और यूनानी उत्तर पश्चिम से आर्य आए हुए थे। आर्य नहीं कहेंगे, आए हुए थे उत्तर पश्चिम से। अब उत्तर पश्चिम कहाँ है? तो हमने जस्ट बताया था, ये आपको देखिए ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से वो लोग, मतलब इस साइड से ये लोग आए हुए थे, ये वाले साइड से लगभग ये लोग आए हुए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसे भी आप जब वो उधर पढ़ाए हैं तो आपको याद हो गया होगा, फिर भी इसको देख लिया जाए। अब भारत क्या था? तो भारत एक कबीला था, है ना। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को यानी समूह को भारत कहा जाता था। ठीक है, 3500 वर्ष यानी BC बिफोर क्राइस्ट पहले संस्कृत भाषा में लिखित ऋग्वेद, संस्कृत भाषा में लिखित क्या चीज? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इस भरत कबीले के बारे में। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए करने लगे हम लोग। इसका प्रयोग बाद में किसके लिए होने लगा? देश के लिए। प्रयोग देश के लिए होने लगा। भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़े खा लिए तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, बिहारों, बिहार मतलब जहाँ पर बौद्ध विहार, जैन विहार आप सुने होंगे, बौद्ध विहार। ठीक है, तो बौद्ध विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञानों आदि सभी प्रकार के विषयों को चर्चा मिलती है। तो जो पांडुलिपियां थी यानी किताबें थी, उसमें क्या क्या मिलता था? तो पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार मिलते थे, राजाओं के जीवन कैसी थी वो मिलता था, औषधियों तथा विज्ञानों के बारे में जानने को मिलता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं जिसमें संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। और जबकि इनकी बात करेंगे भाषा का, तो प्राकृत, तमिल और संस्कृत भाषा में ये प्रयोग किए जाते थे। प्राकृत भाषा का बात करेंगे तो ये प्रयोग आम लोगों के लिए समानतः किया जाता था। ठीक है, तो इसी में अब हम लोग पांडुलिपिया को समझ गए। पांडुलिपिया का यूज क्या था, उसमें क्या क्या किसके किसके बारे में जानकारी मिलती थी, हम लोग पढ़ लिए।
और कौन सी भाषा में थी, तो संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में थी। और अभिलेख को अब देखते हैं आगे। ये अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उसे हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य प्रकार के लोगों का भी उसमें विवरण दिया गया है। तो इतनी बात समझ में आया। अभिलेख किसे कहते हैं, तो अभिलेख उसको कहते हैं जो लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखा गया हो, उसको अभिलेख कहते हैं। आप कहीं घूमने उमने जाइएगा तो आप देखिएगा कि कोई पार्क वार्क में कि वहाँ पर एक अभिलेख लिखा रहता है, पत्थर पे उत्कीर्ण किया रहता है, वैसा ही कुछ लेख होता है, उसको अभिलेख कहा जाता है, जो आप यहाँ देख भी रहे होंगे फिगर में। ठीक है, जैसे इसमें होता क्या था, तो इसमें उदाहरण के लिए समझें, तो उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे, उसके लिए अभिलेख बनाते थे। ये जो अभिलेख देख रहे हैं ना, ये अभिलेख है। ठीक है, ये पूरे के पूरे अभिलेख है। हाँ, तो अब एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? बहुत सारे लाभ थे। ठीक है, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? आप इस बात को अपने से सोचो और फिर उसको लिखो। आइए इस पॉइंट को अब देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लगभग कितना साल पहले, 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्तमान में अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। और माना जाता है कि ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे, है ना। जब हम कुछ लिखते हैं, हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, एक बात याद रखिए, लिपि और भाषा में क्या अंतर है? तो यहाँ आपको बहुत अच्छे समझाया गया है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब लिपि अक्षरों से मिलकर, लिपि किससे मिलकर बनी होती है? अक्षरों से, संकेत से बनी होती है। ठीक है, और जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लिखेंगे तो लिपि का प्रयोग करेंगे, और जब पढ़ेंगे तो किस चीज का प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिपि भाषा में आपको अंतर पता चल गया होगा। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। आरामाइक है और यूनानी भाषा में ये लिपि है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। जो वस्तुएं अतीत में प्रयोग में लाई जाती थी, उसका अगर कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण जैसे चीज़ों का भी अध्ययन करते थे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस की पॉइंट को जो हम लोग पढ़े, अतीत के बारे में कैसे जाने। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट, अतीत के बारे में कैसे जाने, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पांडुलिपि जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, उसी को अब समझते हैं अपने न्यू पेज के साथ। तो ये देखो, अतीत के बारे में कैसे समझे, है ना। अब पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखा गया किताब को हम पांडुलिपि कहते हैं।
शाब्दिक लैटिन अर्थ से निकला हुआ है, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अर्थ में इसको मेनू कहते हैं, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। मेनू का मतलब हाथ से लिखा हुआ। यह ताम्रपत्र तथा हिमालय में होने वाला भुर्ज नामक पेड़ के छाल से मिलते हैं। इसमें धार्मिक व्यवहार, मान्यताएं, राजाओं की जीवनी तथा औषधियों विज्ञान की चर्चाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इस पांडुलिपिया द्वारा लिखी हुई मिलती है। और बात करेंगे पांडुलिपिया किस भाषा में थी, तो संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में उपलब्ध थी। प्राकृत भाषा आमतौर पर आम लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। यह मंदिर तथा बिहार में मिलते थे। पांडुलिपि कहाँ मिलती थी, मंदिर तथा बिहारों में पांडुलिपि मिलता था। अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख क्या था, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो कठोर पत्थर पर लिखा जाता था उसे हम अभिलेख कहते हैं। जैसे कठोर चीजों पर लिखा जाता था, पत्थर पे, लोहा पे, अन्य धातुओं पर या अन्य पर लिखने वाले, जैसे धातु होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए, लोहा होना चाहिए, कठोर चीज होना चाहिए, उस पे अगर कोई भी चीज का उत्कीर्ण किया गया है अक्षरों का, तो उसको अभिलेख कहते हैं। ये क्यों कराया जाता था, ये किसके द्वारा, तो राजा द्वारा या अन्य लोग द्वारा भी ये अभिलेख अपना आदेश देने के लिए लिखवाया जाता था कि ये भाई मेरा अभिलेख है और इस पे जो जो लिखा हुआ है एक कानून है, आपको इसको मानना होगा। ये राजा के द्वारा भी लिखा जाता था और आम लोगों के, अन्य लोगों के द्वारा भी इसको लिखा जाता था। बात करेंगे इसमें क्या क्या और होता था, तो सबसे बड़ी बात है कि शासक अपना लेखा जोखा किया करते थे। अन्य प्रकार का अभिलेख था और अन्य प्रकार के भी अभिलेख था, जिसमें राजा रानी के साथ साथ अन्य की कार्य का भी लिखा पढ़ा इसमें देखा गया है कि लिखा पढ़ा गया है। बात करेंगे एक और पॉइंट का, तो वो है अफगानिस्तान और कंधार से 2250 बीसी में अशोक का अभिलेख मिला, जो अरमाइक एवं यूनानी भाषा दोनों में थी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अरमाइक और यूनानी भाषा में अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला, तो वो हमको मिला कहाँ से, तो वो मिला है अफगानिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, यहाँ नोट में हमने करके लिखा है आपको, तो नोट वाले पॉइंट को देखिए। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में जीने के लिए, लिपि और भाषा में अंतर। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं ये, यहाँ पुरातत्वविद के बारे में बताया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, अभी मैं इसको दिखा दूं, ये वाला एक ए है, एक ए है। ठीक है, तो कह रहा है जो बाएं साइड में है ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व था। ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट के बारे में। ठीक है, जबकि दाएं जो आप देख रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट दाएं वाला, ये वाला पॉइंट आपको बता रहा है एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग कब किया गया था, 2500 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, आप इसको क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि ये कैसे भिन्न है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। वैसे चीजों का छानबीन पुरातत्वविद द्वारा किया जाता था। अंततः वही भी बचता भी होगा जो मजबूत होगा, कठोर होगा। नेक्स्ट देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया, मछली, हड्डियों को भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी
कि अतीत में लोग क्या खाते थे, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, लेकिन अन्न के दाने बहुत मुश्किल से मिलते होंगे, सड़ उड़ जाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब बताइए, क्या कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पांडुलिपि और अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। ये जो शब्द है स्रोत, सोर्स, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिए, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन रखते हैं, पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो अतीतों में वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था। आप सोचिए कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक मूर्ति मिल जाए और आपको पता चले कि ये मूर्ति भगवान बुद्ध का है, तो आपको कितना आश्चर्य होगा। बहुत पुराना हो, भी स्टील का हो या तांबा का हो, तो आपको कितना रोचक हो जाएगा आपके लिए कि नहीं, चलो इसको जानते हैं। फिर आप जब पुरातत्वविद के पास ले गए, उसको रिसर्च किए, तो आपको पता चला कि ये कम से कम 2000 साल पहले का है, तो आपको बहुत मजा आएगा उसको बारे में जानने में। तो स्रोत से जो प्राप्त अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक लगता था, मतलब जो भी प्राप्त हो रिसोर्स से, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीतों का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अंततः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत को जानने का प्रयास दो लोग करते हैं, एक है आपका कौन, इतिहासकार, और दूसरा कौन है, पुरातत्वविद। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अतीत एक है या अनेक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अतीत एक है या अनेक है? तो क्या आपने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? जो हम लोगों का पुस्तक का नाम है हमारा अतीत भाग 1। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य से, ये इसको पढ़ ही लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह होते थे तो उसके लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषक का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। इसी के लिए अतीत एक व्यक्ति का अतीत नहीं है, सभी लोगों के लिए अलग अलग अतीत होते हैं, इसीलिए उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान जो द्वीप है, उसके अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत को मतलब जानने के लिए जरूरी होते हैं, विद्यमान होते हैं, इतने अतीत में विद्यमान होते हैं ताकि हम जान सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अतीत होते हैं। ठीक है, तो अतीत का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इसके अतिरिक्त आपको अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं हम लोग, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना अवशेष रह गया है। ठीक है, तो आइए इतने पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं अपने
न्यू पेज से, ठीक है, जो की पॉइंट हम लोग का ये है आपका पुरातत्वविद। एक क्या है, तो अतीतों के वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। अतीत के बारे में छानबीन के लिए कार्य करते थे। जो अतीत में बीत गया हो उसको छानबीन करने का काम पुरातत्वविद का ही है। ये पुरातत्वविद लोग ही करते हैं ये काम। जैसे में सिक्का, आभूषण, औजार, मकान इत्यादि का अध्ययन करना इन्हीं का काम है कि ये सिक्का है तो कितने साल पुराना है, कौन से राजा के शासन में चलाया जाता था सिक्का, ऐसी सब चीज़ों का अध्ययन पुरातत्वविद करते हैं। जबकि इतिहासकार का बात करेंगे तो इतिहासकार का काम क्या था, तो देखो जो अतीत के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता था। अतीत का अध्ययन करते थे, जबकि पुरातत्वविद अतीत में वस्तुओं जो पाए गए हैं उस पर अध्ययन करते हैं। इतिहासकार स्रोत के लिए पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व का प्रयोग करते हैं, जबकि पुरातत्वविद किसका प्रयोग करते हैं, तो सिक्का, आभूषण, औजार, मकान इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए ये वाला पॉइंट हो गया, इतना हो गया। जनसत्ता का सोच रहे हैं मैं ये ट्यूटोरियल चालू करने के लिए, तो सबके लिए यूजफुल होगा। जो लड़का तैयारी कर रहा है पीसीएस का, यूपीएससी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं कब स्टार्ट कर रहा हूँ, बट जल्दी ही करूँगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस जनसत्ता का ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। ठीक है, आइए। टाइम लग रहा है, टाइम के लिए परेशान न रहें, बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिविजन करना होगा। इसको तो पढ़ ही लिए। राजा, रानियों, पशुपालकों, शिकार, अतिरिक्त, विजय का लेखा जोखा राजा करते थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं तिथियों का मतलब क्या होता था। ये पॉइंट, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे या आपसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये जो ईयर, वर्ष का जो आया है वो गणना करने का, तो ये कहाँ से आया है, तो ईसा मसीह के जो प्रवर्तक थे, सॉरी ईसाई धर्म का प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से जाना जाता है। अंततः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे आज आप 2000, हम लोग 2000 में हैं, 2024 में एंट्री किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह 2024 साल पहले की बात की हम बात करेंगे उनका जन्म का। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इसी पुस्तक में, जो ये पुस्तक आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का, इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तिथियों के बारे में टेंशन न लें, यहाँ पर समझाया गया है आपको, तिथि आपको समझ में आ जाएगा। अतीत अनेक या एक या अनेक, ये हम पढ़े थे, इसको डिस्कशन नहीं किए थे ना, आइए कर लेते हैं। अतीत एक या अनेक, तो अतीत में शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया। जो अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया, अलग अलग अतीत, अलग अलग लोगों का अतीत अलग अलग होता है। जैसे राजा रानी जीवन, राजा रानी का जीवन, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, ये सबका अलग अलग अपना अपना अतीत होता है। ठीक है, लोगों का जन्म, अलग अलग रीति रिवाजों, मतलब लोगों का अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज होता था उस समय। ठीक है, आज भी है, ऐसा क्या है। जैसे में एग्जाम्पल में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में लोग भोजन मछली पकड़ कर करते थे, मतलब करते हैं, जबकि शहरों में खाद्य पदार्थ के जीवन का भोजन का प्रबंध है, ये लोग दूसरे पर डिपेंड है। शहर में लोग भोजन के लिए दूसरे पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जो भी आप पॉइंट देख रहे हो बिल्कुल उस पॉइंट का निचोड़ है। अगर पढ़ना है तो आप इस पेज को पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसी को, उम्मीद है कि बार बार आप पढ़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, राजा अपनी विजय का लेखा जोखा करता था। अतीत में देखा गया कि राजा अपने विजय का लेखा जोखा करता था, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं करते थे। अन्य लोग जैसे में पशुपालक, कृषक, कारीगर और शिल्पकार की बात कर रहे थे अन्य लोगों में। ठीक है, तिथियों का मतलब क्या है, तो तिथियां ईसा मसीह के जन्म से संबंध है। अगर बात करेंगे तिथियों का, तो यहाँ पर आइए हम आपको समझा देते तिथियां।
तिथिया जो है दो है, एक बीसी है जिसको सीई भी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। इंग्लिश में शब्द होता है, हिंदी में अगर इसको कहेंगे बीसी का तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करेंगे, यानी ईसा पूर्व। जबकि दूसरा बात करें तो एडी होता है, इसको बीसीई भी कहते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, हिंदी में इसको कहते हैं ईसवी। जबकि बिफोर बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। अब रही बात आज 2000 में है आप, तो इसका मतलब उनका जन्म मान लीजिए यहाँ पे हुआ ईसा मसीह का, तो आप 2000 साल आगे हैं ईसा मसीह से, जिसको हम ईसवी कहेंगे। 2000 पीछे अगर होते हैं तो हम उसको कहेंगे ईसा पूर्व। ठीक है। आइए आगे देखते हैं पॉइंट को। इतिहास और तिथियां, इसको आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट मैंने यही बताया है। ठीक है। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा यहाँ पर, अभी एक वर्ड और चलता है बिफोर प्रेजेंट, बीपी। ठीक है। बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। नेक्स्ट आइए। अच्छा, अन्यत्र भाग क्या है? तो उस समय अलग अलग भाग में देश के दुनिया का अलग अलग जगहों पर क्या क्या होता था, यही समझा रहे हैं। कह रहा है जैसा कि हम पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। ठीक है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? जैसे मान लीजिए ये चीजें देखकर विद्वान कैसे जान जाएंगे ये क्या है, क्या ये सब चीजें। ठीक है। तो इसका पता अज्ञात लिपि, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, अज्ञात लिपि, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था। इसका जो पता है अज्ञात लिपि के प्रक्रिया को अर्थ को निकालने के प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था। एक अज्ञात लिपि है जिससे इसको पता लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी है, उत्तरी अफ्रीका के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। उसी से अज्ञात लिपि का जानने के लिए लगभग एक कहानी के रूप में इसको प्राप्त करके जान सकते। जैसे में इस पॉइंट को देखो, इसको पी से इंडिकेट किया गया है। इस पॉइंट को देखिए आप, जिसको पी से इंडिकेट किया गया है, ऐसा ही इस पॉइंट को टी से किया गया है, जबकि इसको ओ से, इसको एल से, इसको एम से, इसको आई से, इसको किया गया एस से। ऐसा ही कुछ इसमें भी पॉइंट है। ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। अब ये क्या है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अच्छा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद वो पॉइंट को पढ़ते हैं। भारत में तिथियां लगभग, जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको बता दें कि ये तिथि भारत में कब से शुरू हुई, तो भारत में लगभग तिथियां 200 वर्ष पहले से ही शुरू हुई है। 200 वर्ष से पहले से ही शुरू हुई है तिथियां। बीपी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है, मैंने बताया था। वर्तमान से पहले होता है बिफोर प्रेजेंट का मतलब। कुछ देशों में इसका प्रयोग मान्य है, बिफोर प्रेजेंट जो है कुछ देशों में इसको मान्य है बीपी के नाम से। तिथियां हमारे भारत में कब से प्रयोग में लाई गई है? 200 साल पहले से ही। विद्वान लोग एक अज्ञात लिपि के द्वारा लिखे हुए शब्द चित्रों का पता लगाते हैं। उसको अज्ञात लिपि के द्वारा ही पता लगता है कि ये चीज क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, एग्जाम्पल में बात करें तो 5000 साल पहले राजा रानी का अज्ञात लिपि मिलती है। कहाँ से? तो अफ्रीका देश के मिस्र से इसको प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था। तो आप डेली करंट अफेयर का आप सीरीज देखते जाइए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। ये देखिए, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम एक कस्बा है। रोसेटा, यहाँ क्या हुआ है तो एक ही लेख में 3 भाषाओं का, 3 गो भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से यूनानी भाषा है तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार की भाषाएं हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानी के अन्य नाम छोटे छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं।
इसे कारतूस कहा जाता है। जो छोटा छोटा फ्रेम बनाया गया है, जो छोटा छोटा फ्रेम बनाया गया है, इसको कारतूस कहा जाता है। जो चित्र में हम दिखाए थे कि इंडिकेट किया गया एल से, एम से, टी से, उसको कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेत को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि यहाँ एल अक्षर है, एल आप जो देखे थे एल अक्षर है, एल के लिए शेर बनाया गया है, जबकि ए अक्षर के लिए चिड़िया है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो उनको आसान हो गया अभिलेख को पढ़ने में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब इसमें क्या क्या शब्द प्रयोग हुआ था ये ध्यान रखिएगा। उपयोगी शब्द में यात्रा हम प्रयोग किए हैं। पांडुलिपि, क्या ऐसा पांडुलिपि किताबों पर लिखी जाती थी। अभिलेख कठोर पत्थरों पर। पुरातत्व यानी वैसा तत्व जो प्राचीन काल में पाया गया हो अतीत में। इतिहासकार जो अतीतों का अध्ययन करते हो। स्रोत जो हमारे अतीत में जो वस्तुएं मिलती थी उसको स्रोत के उपयोग में आज करते हैं, स्रोत है। अज्ञात लिपि, ये इतिहासकार इसको प्रयोग करते हैं अलग अलग समय काल को ढूंढने के लिए, अर्थ निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ यहाँ तिथियां है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले हुआ था सुलेमान और किरथर पहाड़िया में। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर की बात करें तो 4700 वर्ष पहले हुई थी, जबकि गंगा नदी के पास 2500 वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान 2000 वर्ष पहले की बात है ईसा मसीह के जन्म से। यहाँ क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ कह रहा है कि नर्मदा नदी, ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल। नर्मदा नदी कह रहा है कि यहाँ पर क्या था, प्रथम नगर था, क्या आरंभिक जीवन था, लोग यहाँ है, खेटक संग्रह, तो ये वाला यहाँ जाके मिल जाएगा। नर्मदा नदी इससे मिलेगा, है ना। मगध की बात करेंगे तो मगध क्या था, तो पहला बड़ा राज्य था, पहला बड़ा राज्य था, इससे मिलेगा। गारो की पहाड़िया की बात करेंगे, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो प्रथम नगर का विकास हुआ था गंगा घाटी का, तो ये क्या हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर हुआ था। अगारो पहाड़िया कहाँ हुआ था, तो आरंभिक कृषि था। आप इसको पढ़िएगा, यहाँ बहुत एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक अंतर बताओ। तो बहुत आसान है कि पांडुलिपि और अभिलेख, ठीक है, एक किताबों पे लिखा जाता था जबकि अभिलेख पत्थरों पे लिखा जाता था। चलिए पन्ना पे पेज, वो किस पे, ताम्रपत्र पे लिखा जाता था पांडुलिपि। नेक्स्ट देख लीजिए ऐसा क्या है इसमें, थोड़ा सा इसको भी मैं आपको पढ़ा दूं एक न्यू पेज का। तो अफ्रीका में कौन सा जगह था, रोसेटा, जो इजिप्ट में है। यहाँ पर 3 भाषाएं मिला है, 3 भाषा का लिपि मिला है, एक यूनानी का है, 2 मिस्र का है। विद्वान यूनानी लिपि को पढ़ सकते थे। यहाँ राजा रानी को एक छोटा सा फ्रेम में दिखाया गया है जिसे हम करतूस कहते हैं। ठीक है, अभी जस्ट पढ़े हैं, जिसे हम क्या कहते थे, करतूस। राजा रानी को एक छोटा सा फ्रेम में दिखाया गया, उसको करतूस कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट में क्या क्या है, तो 8000 BC क्या हुआ था, कृषि का विकास हुआ था। 4700 वर्ष क्या हुआ था, पहले नगरों का विकास हुआ था सिंधु नदी के आसपास। 2500 वर्ष क्या हुआ था, तो नगरों का विकास हुआ था गंगा नदी के पास। वर्तमान की बात करेंगे तो 2000 से पूर्व की बात कर रहा है। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर अपना खुद बना लें, नहीं तो मैं इस वीडियो में अंत में आपको लेकर आऊँगा क्वेश्चन आंसर, अभी नहीं, अभी तो इतना काफ़ी है। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सीरीज लेकर आऊँगा, वो भी बहुत बिल्कुल बारीकी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के, ठीक है, बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ के। ये सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब बन जाएगा आपसे, बहुत अच्छा भी लगेगा बनाने में आपको, जिस हिसाब से आप समझे हैं। ये जो मेरा पेज है, इस पेज को आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या ध्यान रखना है इस बात में, तो आप याद रखिएगा कि हेडलाइन पर ध्यान दें, न्यूज जो पेज है उसको ध्यान से रिवीजन करना है आपको, अब फिगर को ध्यान से देखना है। ये इतना अगर आप कम काम करते हैं, आपके लिए समरी है, इतना अगर काम करते हैं तो मुझे उम्मीद लगता है कि ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और इतने बेहतरीन तरीके से आपको अगर समझाया गया है तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा भी। अब क्या करना है, नोट में आप विशेष ध्यान रखिए कि रिवीजन इसको करना है। MCQ हम लेकर आएंगे, उसको बनाना है, नहीं तो इसी में से MCQ जो आपको बने अपने मन से उसको बनाइए। आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए अगर आप मेंस का तैयारी करने वाले बच्चों में से हैं।
यूपीपीसीएस या सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग यहीं से कुछ जो जो क्वेश्चन दिया हुआ वहीं से आप चालू कर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। जो मेंस में ऐसे सब टॉपिक्स हैं, सभी क्वेश्चन को आपको आसानी से बन जाएगा, जितने भी आप क्वेश्चन बनाइएगा सब क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो ऑल द बेस्ट डियर, आप अपने पढ़ाई को ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें और पढ़ाई करें खूब। तो ऐसा आपको एनसीईआरटी सीरीज पसंद आया होगा और आगामी आपका चैप्टर जो है यह है आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि आगामी आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें, और हमारे वीडियो को अगर हो सके तो लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 को। आज यहीं तक, थैंक यू। और हाँ, रिवीजन के समय को अगर मैं बताऊं आपको तो रिवीजन आप मेरे पीडीएफ जाकर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, सभी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप परेशान ना रहें, रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। और डेली करंट अफेयर का जो सीरीज जा रहा है उसको आप देखते रहें, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे 2 चैप्टर का, और इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना आप। चलिए, थैंक यू।